पति ब्रह्मचारी। ईशा कावेरी की फोटो लिए आ रही है। अगर सूरज ने तस्वीर देख ली तो वो समझ जाएगा कि जिस औरत को सूरज ने किडनैप करके रखा हुआ है वो ईशा की मां ही है। ईशा मेरी गुड़िया, मैं अपनी कावेरी को, तेरी मां को भूला नहीं हूं। नहीं, मेरे मन में उसके लिए प्रेम कम हुआ है। मैं उसकी जगह किसी को भी नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। उसकी इन निशानियों के सहारे ही तो अब तक जीता आया हूं बेटा। कम से कम इन्हें तो मुझसे अलग मत कर, इन्हें मुझसे अलग मत कर बेटा। दे दे मुझे। पापा तू चाहे कितना भी लड़ झगड़ ले मुझसे ईशा, ये तस्वीर मैं तुझे नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। मैं अपनी माँ की निशानियों को यहाँ नहीं छोड़ूंगी, ये मेरे साथ चलेगी। लाइए पापा। छोड़ पापा। अब सरजू रोक ले इसको। इसकी ये जिद मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा बेटा, रोक ले इसे। ईशा जी रोक इसको सरजू। पापा छोड़िए। छोड़ ईशा। पापा छोड़ दे गुड़िया। ईशा जी क्या कर रहे हैं आप? हाँ, मान जाइए ना, एक बार शांति से भाऊजी की बात तो सुनिए और उन्हें समझने की कोशिश तो कीजिए। एक मौका दे दीजिए ना उन्हें, मेरे लिए ईशा जी प्लीज। ईशा, मैं मानता हूं कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। हमेशा तुम सब पर हुक्म चलाया, कठोर बना रहा, खासकर तेरे साथ। शायद इसलिए कि तेरी मां नहीं थी मेरे गुस्से को संभालने के लिए बेटा। इसके बगैर बहुत अकेला हो गया था। वो होती तो मेरे अंदर प्रेम भरती। इस घर की लक्ष्मी थी वो। उसके बिना तुम सबको पालने में गलतियां हुई होंगी मुझसे। उसके बिना अधूरा रह गया था मैं, उसके बिना जिंदगी जीना भूल गया था मैं गुड़िया। लेकिन इतने सालों बाद कोई ऐसा मिला है जो बिल्कुल कावेरी की परछाई हो। तुम लोग तो सब अपने जीवन में व्यस्त हो गए, मैं तो फिर अकेला पड़ गया ना। अगर फिर भी तुम लोगों को ये लगता है कि मुझे इस शादी, इस खुशी का हक नहीं है तो ठीक है। नहीं बाबा, आपको पूरा हक है इस शादी का। हाँ बाबा, मैं आपके साथ हूँ इस फैसले में। तुम पापा का साथ क्यों दे रहे हो सूरज? मुझे आपकी खुशी से एतराज नहीं है पापा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि मैं अपनी माँ का दर्जा किसी और को दे पाऊं। इसलिए मैं इस शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगी। सबको लगता है कि माँ अब नहीं रही, पर मुझे पता है कि माँ जिंदा है मेरे दिल में। आपने भले ही आज मुझे ये तस्वीर नहीं दी, लेकिन मुझे मेरी माँ का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद है। और मुझे यकीन है
कि एक दिन मैं उन्हें आप सबके सामने जरूर लाऊं, क्योंकि मां मरी नहीं है। गुड़िया, गुड़िया, सच तू जानता है मेरी दुनिया, मेरी खुशी मेरी गुड़िया है। इसकी रजामंदी के बिना ये शादी नहीं हो सकती बेटा। तू मुझसे वादा कर, तू ईशा को लेकर उस शादी में जरूर आएगा। वादा कर मुझसे। वादा करता हूँ बाबूजी। शीतल, मुझे कुछ देर के लिए अपनी मां की तस्वीर के साथ अकेला छोड़ दो। मैं कुछ पल अपनी कावेरी के साथ बिताना चाहता हूं, अकेले। कावेरी, मेरी जिंदगी में तेरी जगह लेने के लिए वो औरत आ रही है जो मेरे हुक्म का इक्का है, जो मेरी ईशा को वापस मेरे पास लेकर आएगी और जो मेरी हार को जीत में बदल देगी। ईशा जी चलिए ना, बाइक से चलते हैं। मैं खुद आई थी, मैं खुद चली जाऊंगी। ईशा जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बाबूजी के फैसले से आपको ठेस पहुंची है। बस एक बार आप बाबूजी के नजरिए से सोचिए। आप अगर बाबूजी के नजरिए से सोचेंगे तो बाबूजी आपको बिल्कुल भी गलत नजर नहीं आएंगे। दरअसल सच्चाई यही है कि इतने सालों से उन्होंने सिर्फ इंतजार ही किया है, लेकिन आपकी माँ वापस लौट कर नहीं आई। इसका मतलब यही है कि शायद वो देखा सूरज, मां ने हमें आशीर्वाद देकर ये सबूत दिया है कि वो जिंदा है। लेकिन तुम ये बात कैसे समझोगे? तुम्हें तुम्हारे बाबूजी की बात पर मुझसे ज्यादा भरोसा है ना? ऐसे अचानक से शादी का फैसला आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? सुना ना तुमने कि पापा ने क्या कहा? पापा अकेले पड़ गए और इतने सालों बाद उन्हें कोई मिला है जिसे वो अपनाने के लिए तैयार है। खुशबू, हमें भी उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। खुशबू सुनो, यही एक मौका है उनका दिल जीतने का। अगर हम खुशी खुशी उनकी खुशियों में शामिल हो जाएंगे ना, तो हमें ये मोनिका पूरन जैसे लोगों से डील करने की जरूरत नहीं है। और पापा हमारे बच्चे को भी अपना लेंगे। काव्या, अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम पापा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले आते हैं। आरव जी, मुझे चुनना नहीं आता। अक्सर धोखा खा जाती हूँ और
गलत को सही समझने की भूल कर बैठती हूँ। एनीवेज आप चले जाइए, मुझे बहुत काम है। प्लीज ये ड्रामा मत कीजिए आरफ। वैसे भी आपके पंडित जी के बताए हुए समय के हिसाब से 1 महीने में बस अभी कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद तो मैं वैसे भी नहीं काव्या, अगर मौत तुम्हारे पास आएगी ना तो मौत के सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। काव्या, ईशा जी, ये आपने अभी तक खाना नहीं खाया। चलिए खाइए। भूख नहीं है। भूख नहीं है? अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है आपको? देखिए मैं नखरे झेलने वाले पति में से बिल्कुल भी नहीं हूं, ठीक है? समझ गई आप? चलिए खाना खाइए। मैंने कहा ना, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, और मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूंगी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? सच्ची सबको लगता है बाबूजी ने जो शादी करने का फैसला लिया है वो गलत नहीं है, सिवाय आपके। सच्ची आप भी मान जाइए ना और बाबूजी की खुशियों में शामिल हो जाइए। और कल अगर माँ लौटकर वापस आई तो उन्हें जो तकलीफ पहुंचेगी उसका क्या? सूरज, तुम पापा को बाबूजी कहते हो ना, पिता का दर्जा देते हो, लेकिन वो मेरे असली पिता है। उनका असली चेहरा मैंने देखा है। वो कोई भी फैसला कोई इमोशन में आकर नहीं लेते। उनके हर फैसले के पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई चाल जरूर छुपी होती है। लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं है ईशा जी। उन्होंने भी तो सालों इंतजार किया है आपकी माँ का कि किसी न किसी दिन वो वापस लौट कर आएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ ईशा जी। नहीं सूरज, इस शादी के पीछे भी उनका कोई ना कोई स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के वो अपने बच्चों को भी प्यार नहीं करते। बिना स्वार्थ के बाबूजी ने मेरे सर पर हाथ रखा था। बिना स्वार्थ के उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया, और उन्होंने तब मेरा साथ दिया, सहारा बने, जब कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं था ईशा जी। सूरज, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी माँ जिंदा है। मैंने उन्हें देखा है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो यहीं कहीं मेरे आसपास है। ईशा जी, मैं भी कभी कभी महसूस करता हूँ कि मेरी माँ मुझसे और काव्या से दूर नहीं गई है, यहीं कहीं आसपास है। ईशा जी, ये हमारा प्यार है उनके लिए। अपने दिमाग को ठंडा कीजिए और सोचिए ईशा जी, प्लीज। सूरज, तुम बाबूजी की बात को पत्थर की लकीर मानते हो ना, पर मैं ऐसा नहीं सोच सकती। तुम मुझे मेरी सोच के साथ अकेला छोड़ दो प्लीज। तो ठीक है, मैं एक बेटी पर इस बात का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालूंगा कि वो अपनी पिता की शादी में शामिल हो, लेकिन मेरी पत्नी को मेरे साथ कल शादी में चलना होगा। सूरज, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा या किसी पे हाथ उठाओगे तो तुम्हें ये पायल की आवाज सुनाई देगी। समझना ये मेरी आवाज है जो तुम्हें रोक रही है। आपकी पायल की छन छन अगर मेरा गुस्सा ठंडा कर सकती है, प्लीज आप भी इसे सुनिए और अपने गुस्से को शांत कीजिए। चलिए चलिए खाइए प्लीज, चलिए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी
रास्ता, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। रेशमा कहाँ चली गई? सब ये देखो फूल। राजेंद्र जी इधर आइए, इन फूलों को वहां पर रखवाइए और उधर लाइट थोड़ी सी कम है वो बढ़वाइए। चलिए भाभी, जूस। काव्या तुम कितना काम करोगी, बैठो चलो आराम करो। ला अरे भाभी आप भी तो कब से लगी पड़ी है ना। ये लीजिए पहले जूस पीजिए प्लीज। बाकी सारे काम मैं करवा दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, बैठिए। अरे सरोज आइए। नमस्ते। ये लीजिए आपके कपड़े, तैयार हो जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं उस पार्टी में नहीं जाना चाहता जहाँ मेरी बीवी मुझसे नाराज हो। ठीक है, आपके पापा की शादी है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मुझसे नहीं। आपको पहनना है पहनिए, आपको आना है आइए, नहीं आना है मत आइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ पे आप? आखिर कब तक मुझसे यूं नाराज रहोगी? देखो ना, मैंने हमारे हनीमून के टिकट्स, वन ऑफ द बेस्ट होटल सब बुक कर रखा है। क्या तुम मुझे और हमारे रिश्ते को एक चांस दोगी प्लीज? कैसे मान लूं मैं कि आप इस बार सच में इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं? क्या पता आप फिर से दिखावा कर रहे हो। अगर मुझे मारना ही है तो इतना खर्च करके कहीं और जाने की क्या जरूरत है, यहीं ले लो ना मेरी जान। काव्या प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं सच्चे दिल से तुम्हें खुशियां देना चाहता हूँ और अपनी लाइफ की हर एक मोमेंट तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, जो मैंने अपनी बेवकूफियों की वजह से खो दिया। खोया तो मैंने भी यार, जो कभी वापस नहीं आ सकता। क्या काव्या? भरोसा। पैसों से ना आप खुशियां खरीद सकते हैं और ना मैं सुंदर जगहों के बदले आप पर कभी भरोसा कर पाऊंगी। क्या जीत सकते हैं आप मेरा भरोसा फिर से कभी? नहीं ना। मैं नहीं जानता तुम्हारा भरोसा दोबारा जीत पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा काव्या, और तुम्हें ये यकीन दिलाऊंगा कि अब मैं बदल चुका हूं। मम्मी जी ये वाली साड़ी कैसी लग रही है? देखिए ना, मैं सोच रही हूँ कि गुलाब सिंह जी के संगीत में यही पहन के जाऊंगी मैं। टांकी मुझे बड़ा शौक चढ़ रहा है वहां जाने का। नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, काव्या की बहुत दिन से याद आ रही है, कितने दिन हो गए देखे हुए। मैंने सोचा कि संगीत में भी चली जाऊंगी, उससे भी मिल लूंगी, एक पल दो काज हो जाएंगे। देवर जी, अब गुलाब हवेली से दो दो रिश्तेदारियां हैं। अब मौका भी ऐसा है कि जाए तो बुराई, ना जाओ तो बुराई। मैं क्या सोच रही थी कि सबका जाना ठीक नहीं रहेगा, आप अकेले हो आइए ना। लोक लाज के चक्कर में मम्मी जी ने तेरा पत्ता ही कट कर दिया मोनिका। कितने प्लान बनाए थे खुशबू जी को मनाने के, मम्मी जी के चक्कर में लाखों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं जाऊंगी संगीत के फंक्शन में। भगवान ने मेरी सुनी, अच्छा हुआ छुई मुई जी जाने को तैयार हो गई। उनके पीछे पीछे मैं भी गुलाब हवेली पहुंच जाऊंगी। मैं पापा के संगीत के फंक्शन में शामिल होंगी, क्योंकि आज पहली बार मेरे पति ब्रह्मचारी ने मुझे हक से अपने साथ चलने के लिए कहा है। इसलिए मैं शादी के हर फंक्शन में शामिल होंगी। मैं अपने पति की बात सुनूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है।
क्या शर्त है आपकी ईशा जी? यही कि शादी से पहले मैं दुल्हन से मिलूंगी। अगर वो अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से शादी कर रही होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती किसी के दबाव में आकर शादी कर रही होगी तो मैं शादी को रोकूंगी। और फिर चाहे मुझे पापा का सामना करना पड़े या तुम्हारा, मैं किसी की नहीं सुनूंगी सूरज। ईशा जी, बाबूजी ने आपको सब कुछ साफ साफ बता तो दिया है कि वो ये शादी क्यों और कैसे कर रहे हैं, फिर भी आप उन पर शक कर रही हैं। जो पिता अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती करवा सकता है, क्या वो एक लड़की से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता? और ईशा जी, एक मिनट। बहू का कहना गलत नहीं है, और वैसे भी वो गुलाब सिंह को हम सबसे बेहतर जानती है। तो बोलो सूरज, अगर ये शादी जबरदस्ती हो रही होगी तो तुम मुझे रोकने के लिए मेरे सामने तो नहीं खड़े हो जाओगे? नहीं ईशा जी, बल्कि मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहूंगा कि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबूजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी भी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है ईशा जी। ईशा जी, आप हमेशा डरती हैं कि मैं गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा लूं, लेकिन पहली बार आपका गुस्सा देखकर मैं डरा हुआ हूं कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए।